जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान को पढ़ने वाले हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के जो है ना इटली में एकीकरण, जर्मनी में एकीकरण, फ्रांस में राष्ट्रवाद फैलाने में किस प्रकार से योगदान था, इसको हम जो है ना क्लियर करने वाले हैं। ये वीडियो आपका पार्ट 2 होने वाली है। ये वीडियो आपका पार्ट 2 होने वाली है यूरोप में राष्ट्रवाद का। इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है। चलो बच्चों, तो हम लोग जो है ना क्या करते हैं, थोड़ा नेपोलियन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर नेपोलियन था तो था कौन। देखो नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना, इसका नाम क्या था बच्चों, याद रखना। नेपोलियन बोनापार्ट इसका नाम था। देख लो, सूरत देख लो कितना सुंदर है ना। बाल झड़ गया है, ज़्यादा टेंशन लेता होगा, कहीं लाल पीला हरा के फेर में पड़ल होगा। ओके बच्चों, चलो अब देखो, ये नेपोलियन जो है ना इटली के एकीकरण में बहुत सारा भूमिका निभाया है। सबसे पहले तो इटली का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त क्वेश्चन हर बार पूछता है कि इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किसने किया, तो ये आपका नेपोलियन जी किए थे। आगे आ जाओ, इटली का मार्ग प्रशस्त। अच्छा, जर्मनी का पृष्ठभूमि जर्मनी का पृष्ठभूमि का निर्माण अगर कोई किया था तो किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट। किस प्रक्रिया से किया था, तो ये जर्मन राइन राज्य का निर्माण करके, जर्मन राइन राज्य का निर्माण करके नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी में पृष्ठभूमि का तैयार किया था। इटली में मार्ग प्रशस्त कैसे किया था, तो आपका देखने को मिलेगा 3 गो गणराज्य जो है ना, एक ट्रांसपोडेन था, एक जो है कौन था, ट्रांसपोडेन, और दूसरा था आपका सिस्पाइन कहिए चाहे सिसेल्सपाइन कहिए, चाहे सिसेल्सपाइन कहिए, तो सिस्पाइन ही हम लोग लिखते हैं। सिस्पाइन बढ़िया लग रहा है, सिस्पाइन। और तीसरा का था लिगुलियन गणराज्य। ओके बच्चों, तो ये चीज़ें इसने किया। तो मार्ग प्रशस्त कैसे किया, इतना बात ध्यान रखना, फिर से रिवीजन कर लेते थोड़ा। मार्ग प्रशस्त कैसे किया बच्चों, तो ये गणराज्य की स्थापना करके, यानी ये 1804 में एक संहिता लागू किया। उसी संहिता के अनुसार गणराज्य को स्थापित करके, पहला गणराज्य का नाम था ट्रांसपोडेन, दूसरा गणराज्य का नाम था सिस्पाइन, तीसरा गणराज्य का नाम था लिगुलियन। ये तो इटली में हो गया। लेकिन अगर वही कहे कि पृष्ठभूमि का निर्माण किया तो कैसे किया, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण करके किया। किसका निर्माण करके किया बच्चों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण करके जो है ना किया था 1834 ईस्वी में। चलो आगे देखते हैं। ये जो नेपोलियन है एक मिनट, चलो अब देखो, ये जो नेपोलियन है बच्चों कैसे शासन में आया, इसके बारे में थोड़ा अब देखते हैं। शासन में कोई चीज़ आएगा तभी ना कैसे कैसे काम किया, इसको हम लोग को पता लगेगा ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये जो है ना, फ्रांस में पहले डायरेक्टरी का शासन चलता था। किसका शासन, फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन चलता था। इस शासन को क्या किया, ये समाप्त कर दिया। और वहाँ पे जो है ना डायरेक्टरी का शासन जो है ना समाप्त करके 1799 ईस्वी में क्या करता है, वहाँ पे अधिकार जमा लेता है अपना, और अधिकार जमा के जो है ना सत्ता संभालने लगता है, सत्ता को संभालने लगा। लेकिन जनता द्वारा इसको अभी भी सम्राट नहीं माना गया था। जनता द्वारा अभी भी इसको सम्राट
नहीं बनाया गया था। तो देखो होता क्या है, धीरे धीरे समय बीतते जाता है, समय बीतते जाता है। तो एक जो है ना समय आता है 5 साल बाद 1804। 1804 में जैसे ही सम्राट बनता है, कौन जी बच्चों? नेपोलियन। पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि 1804 में किसने सम्राट बना था, तो कहना नेपोलियन। चाहे कहेगा नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का सम्राट कब बना था, तो कहना 1804 में। 1804 में। फ्रांस कहाँ है, तो कहना यूरोप महादेश में है। कहाँ है, तो इटली के जस्ट पड़ोसी देश बगले में है। अब देखो 1804 में जब बना ना फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट, तो ससुरा एकदम इतना इंतजार कर रहा था कैसे हम शासक बने, उसके बाद हम उपाय लगाते हैं, नियम कानून लाते हैं। अभी क्या करता है नेपोलियन? संहिता लागू कर देता है। नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता लागू कर देता है 1804 में है। नेपोलियन संहिता लागू करता है कौन? नेपोलियन 1804 में। नेपोलियन संहिता लागू करता है 1804 में कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, पूरा नाम बोनापार्ट था। अब बच्चों देखो क्या करता है, इस नेपोलियन बोनापार्ट इस संहिता के अनुसार यानी नियम के अनुसार, इसके जो नियम में 5 गो कोड था। नेपोलियन कोड की संख्या कितना था जी? 5 गो, याद रखना। नेपोलियन कोड की संख्या 5 गो था। तो ये अपने नियम में कहता क्या है कि जो जन्मजात विशेषाधिकार है, जन्मजात विशेषाधिकार, ये क्या होता है? जन्मजात विशेषाधिकार, ये बच्चों क्या होता है? जन्मजात विशेषाधिकार आखिर होता क्या है? तो देखो जन्मजात विशेषाधिकार ये चीज़ होता है कि जैसे मान लीजिए कि राजा के बेटा अगर राजा के घर में जन्म लिया तो वो आगे जाके राजा ही बनेगा, आगे ही जाके कथी? राजा ही बनेगा। ये देखने को मिलता है हम लोग को। जैसे अभी आरजेडी के सरकार है, तो आरजेडी के सरकार में अगर लालू यादव है तो लालू यादव सोचता है कथी? हमारा बेटा राजा ही बने, हमारा बेटा जो है ना क्या बने? मुख्यमंत्री बने। लेकिन ऐसा थोड़े, ये तो लोकतंत्र है। तो यही लोकतंत्र की अवधारणा कौन चाहता था? ये नेपोलियन चाहता था कि नहीं, राजा का बेटा जन्मजात राजा नहीं बनेगा, वो अपने कर्मों से राजा बनेगा। बात समझ रहे हो ना? जो भी बनना होगा अपने कर्मों से बनना होगा। तो ये संहिता लागू किया कौन? ये आपका नेपोलियन बोनापार्ट। कब लागू किया? 1804 में लागू किया। इतना समझ में आ गया? चलो अब देखो इटली और जर्मनी में आपका ये गणराज्य स्थापित किया। गणराज्य जर्मनी में कथी किया? राइन राज्य का निर्माण किया। और इटली में क्या किया? ट्रांसपोर्डेन, सिस्पाइन, लिगुलियन, ये सब का जो है ना गणराज्य का स्थापना किया। बात समझ रहे हो ना? अब देखो मेन चीज़ें क्या आती है, मेन चीज़ें क्या आती है कि यह जो है ना ऑस्ट्रिया को जीत के जो है ना पूरी तरह से अपना शासन हासिल किया था। अब होता क्या है, इसको भी बुरी तरह से हाराया जाता है, इसको भी बुरी तरह से हाल होता है। ये हाल हम बताते हैं आपको। चलो बच्चों आगे देखते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान में है, एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। यहाँ तक तो नोट कर लिया सब कोई। ये पहले के वीडियो में हम नहीं बताए थे, कल ही बताना था हमको, लेकिन नहीं बता पाए थे हम। ठीक है, इसको हम बताते हैं अभी। चलो बच्चों इसको बताते हैं। महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट कह सकते हो, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये अक्सर जो है देखने को मिलता है हम लोग को, है ना। चलो यहाँ पे एक चीज़ें देखो, इसको हटाते हैं, ठीक नहीं लग रहा है ये। चलो यहाँ पे देखने को मिलता है शताब्दी। बच्चों हम डीपली पढ़ा रहे हैं, सीधी सी बात है। इन्हें कि हवर दबर करके हम जो है भगा दें क्वेश्चन को, हाली हाली भगा दें, ऐसा बात नहीं है। हम डीपली ले चलेंगे। ओके बच्चों, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, बस एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपका। शताब्दी, सदी, दशक, ईस्वी, ओके। उसके बाद देखने को मिलेगा आपको क्या,
ईस्वी के बाद ईसा पूर्व, अंजाल पढ़ने लगा, 1 मिनट रुक जाइए। चलो बच्चों हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि शताब्दी का अर्थ क्या होता है। तो देखो बच्चों, शताब्दी का अर्थ सीधे सीधे होता है, यहाँ पे 100 वर्ष। क्या होता है? 100 वर्ष। सब नोट में बनाते चलिए, फायदा करेगा आपको। सदी का अर्थ होता है सेम टू सेम वही, लेकिन सदी और शताब्दी में क्या अर्थ होता है? तो देखो, शताब्दी जो होता है ना, संस्कृत का भाषा है आपका। किसका भाषा है? संस्कृत का। लेकिन ये जो सदी है, ये आपका हिंदी का भाषा है। किसका भाषा है? हिंदी का भाषा है। तो ये समझ में आ गया, शताब्दी सदी, लेकिन दोनों एक क्या है जी बच्चों? एक ही है। अब देखो दशक। दशक का मतलब होता है 10 वर्ष। दशक का मतलब होता है 10 वर्ष। ईस्वी, ईस्वी देखते हो 1770 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1947 ईस्वी, ये सब देखते हो ना। फिर ये भी देखते होंगे 400 ईसा पूर्व, चाहे 400 ईसा पूर्व, ऐसे देखते हैं। तो देखो, ईस्वी का अर्थ होता क्या है कि एक कहानी सुनाते हैं। एक थे क्या बोलते हैं, ईसाइयों के मसीहा, ईसाइयों के धर्मगुरु ईसा मसीह, जिसको जीजस भी बोलते हैं। ईसा मसीह थे, ईसा मसीह, ईसा मसीह। ईसा मसीह का जो है ना जन्म होता है, जहाँ आपको इजराइल यूक्रेन देखने को मिल रहा है, वहीं पे जो है ना जन्म होता है। तो उनका जन्म जो है ना, उनका जन्म के पहले और उनका जन्म से बाद, मतलब ईस्वी का मतलब हुआ, देखो बिफोर मतलब क्या होता है? पहले। तो अगर जहाँ भी बीसी रहे तो ईसा मसीह का जन्म से पहले, और जहाँ भी एसी रहे तो ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी ईस्वी कहेंगे ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईस्वी कहेंगे ईसा मसीह के जन्म के बाद, और ईसा पूर्व कहेंगे ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह जन्म से पहले। इसीलिए इसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। आईएसी का क्या फुल फॉर्म होता है? लिख लेना सब, एनो डोमिनी, एनो डोमाइन। ठीक है, हो गया। ये चीज़ें आपको देखने को हो गया, ये दोनों समझ में आ गया क्या होता है। तो ये शताब्दी 100 वर्ष, दशक 10 वर्ष, ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह जन्म के पहले। ईसा मसीह कौन था? ईसाइयों के धर्मगुरु, जिसको जो है ना सूली पे टांग दिया गया था। चलो, ये तो समझ में आ गया। अब हम कहेंगे अगर 1799 है तो इसको किस सदी का जो है ना समय मानेंगे? तो देखो, 1799 में अगर एक भी अगर जुड़ जाता है तो उसको हम लोग 18वीं सदी मानेंगे। कौन सदी? 18वीं। तो यहाँ एक से कथी इतना 98 प्लस हो गया है, तो इसको कथी मानेंगे? 18वीं सदी में। अभी हम लोग का चल रहा है 2025, तो बोलो 2025 क्या मानेंगे? तो देखो 2025 मतलब 2000 का मतलब हो गया आपका 20वीं सदी, 20वीं सदी। आई आपका जो है 25 बढ़ गया, यानी ये कची हो गया 21वीं सदी। तो हम लोग अभी कौन में जी रहे हैं? 21वीं सदी के जो है ना दूसरा दशक में जी रहे हैं। ओके बच्चों, अगर उसी तरह अगर क्वेश्चन और पूछ दे कि बताओ 1699 कितना है? 1699 कितना है? तो कहोगे 17वीं सदी है। कौन सदी है? 17वीं सदी है। अगर वही कहा जाए कि 1700 डायरेक्ट कौन सदी है, तो 1700 अभी एक भी दिन नहीं हुआ है, 1700 में एक भी दिन अभी नहीं बढ़ा है, सीधे 1700 है, तो अभी तुम्हारा 17वीं ही होगा। लेकिन 1700 एक दिन भी बढ़ गया है तो समझ जाना वो कची होगा, 18वीं सदी के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। दशक का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि दशक का मतलब क्या होता है? 10 वर्ष। दशक का मतलब क्या होता है? 10 वर्ष। दशक का मतलब 10 वर्ष। जैसे हम कहें 1920 ईस्वी, तो 1920 ईस्वी मतलब 20वीं सदी चल रहा है, 20वीं सदी
20वीं सदी। आ कय गो दशक? 2 दशक, 2 दशक। आ ईस्वी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का बात हो रहा है। समझ में आ गया? चलो ये क्लियर हो गया। हम लोग कहाँ थे? नेपोलियन बोनापार्ट के पास। नेपोलियन बोनापार्ट के पास थे हम लोग। देखो नेपोलियन बोनापार्ट के कुछ जो है ना बातें बता रहा हूँ कि कैसे उसका जो है ना हार हुआ, कैसे पतन हुआ। देखो सीधी सॉरी सीधी सी बात है बच्चों, हम सीधी सी बात करते हैं कि हम लोग पढ़े थे 1804 तक। 1804 में नियम वगैरह कानून वगैरह सब लागू किया, ऑस्ट्रिया को जीता था 1799 में। लेकिन हुआ क्या, समय बढ़ते गया, ऑस्ट्रिया छोड़ने वाला नहीं था। ऑस्ट्रिया घोर प्रतिक्रियावादी था। वो सबसे जो है ना घोर प्रतिक्रियावादी कोई था तो वो बच्चों कौन था? ऑस्ट्रिया ही था। तो ऑस्ट्रिया जो क्या किया बच्चों, ऑस्ट्रिया जो है ना ब्रिटेन, उसके बाद जो है ना रूस, इस सब से मिल गया और जो फ्रांस के शासक सम्राट था नेपोलियन बोनापार्ट, उसको हराने का प्रयास किया। कहाँ किया देखो बताते हैं। फ्रांस वर्सेस ऑस्ट्रिया, मेन समझौता ये ससुरा ऑस्ट्रिया ही था। इसका चांसलर जो है ना, इसका सम्राट जो है नेपोलियन था। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट था। और इसका चांसलर कौन था? मेटरनिख। और इसके साथ कोई नहीं था, लेकिन इसके साथ में बहुत गोरा था। उसका नाम हम बताते हैं। पहला तो ब्रिटेन था, दूसरा आपका रूस था। कौन था? दूसरा रूस था। और खुद ये ऑस्ट्रिया तो था ही। ये सब था, ये सब मिलके जो है ना, इसको क्या करता है? हरा देता है। हराता क्या है? ससुरा को देखो ना, बहुत हाल करता है। बहुत अच्छा काम किया था नेपोलियन, लेकिन इसको रहा न गया। किसको? ये मेटरनिखवा को। देखो मान लीजिए यहाँ पे नेपोलियन है और यहाँ पे मेटरनिख है। ये नेपोलियन है, ये मेटरनिख है। इसके साथ जो है ना तुम्हारा कौन कौन है? ब्रिटेन भी है। और इसके साथ में जो है तुम्हारा कौन कौन है? रसिया भी है, रूस भी है, और एक दो था हंगरी वगैरह ये सब। ठीक है। लेकिन ये जब तीनों गोरा मिल के इस पे वार करने गया ना, तो वो जगह था वाटरलू। कौन जगह था बच्चों? वाटरलू। जब वाटरलू के स्थान पर वो टाइम जो था 18 जून था। कौन टाइम था? 18 जून 1814 था उस समय। 18 जून 1814 ईस्वी था। 14-15 समझो, मतलब 14 ही समझो, 15 में तो वियना सम्मेलन हो ही गया। 1814 ईस्वी था। इसी ईस्वी में क्या होता है? वाटरलू के युद्ध में ये जो है ना बंदा आत्मसमर्पित कर देता है। क्यों आत्मसमर्पित क्यों कर देता है? क्योंकि ये अकेला था। अकेला क्या करता बच्चा? अकेला क्या करता? ये जो है ना सब बहुत बेहुदा था। ये जो है सब बेहुदा था सब। आप समझ रहे हो? ये तीनों जो है बहुत बेहुदा था। ये तो सबसे बड़ा घोर प्रतिक्रियावादी था। सारा जो है ना इटली, जर्मनी, पूरा यूरोप एकरे से तबाह था। इतना हरामी था ये। अब देखो ये बेचारा करे तो करे क्या? आत्मसमर्पण कर देता है। क्या करता है? आत्मसमर्पण। कौन करता है? नेपोलियन बोनापार्ट। आत्मसमर्पण जो है ना कर देता है। कौन? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट। कहाँ? वाटरलू के युद्ध में। कब? 18 जून 1814 ईस्वी को। ठीक है। अब देखो जब आत्मसमर्पण कर देता है ना, तो देखो ये निर्दयी लोग तीनों गोरा मिल के क्या करता है? ये टापू पर भेज देता है। टापू का मतलब होता है सब तरफ से समुद्र रहे, यानी सब तरफ से पानी रहे। कथी? सब तरफ से कथी रहे? पानी रहे। अब बीच में क्या रहे? जमीन रहे। बीच में कथी रहे? जमीन रहे। समझ में आ गया? अब यहाँ पे जो है ना क्या करता है? नेपोलियन बोनापार्ट को भेज देता है बिना किसी राशन पानी के। अब आदमी पानी पी के, वो खारा जल पी के कितना दिन रहेगा? इस टापू का नाम था हेलेना टापू। जब आत्मसमर्पण कर दिया कौन?
ये नेपोलियन बोनापार्ट तो ये जो मेटरनिक था ये जो है ना भेज देता है हेलेना नामक टापू पर। किसको? तो नेपोलियन बोनापार्ट को भेज देता है वाटरलू युद्ध के बाद। वाटरलू युद्ध तो होता ही नहीं है, आत्मसमर्पण कर दिए तो हुआ कहाँ। अब इतना 3 गोरा इधर से है, ये अकेला हुआ है, काथी करेगा बेचारा। हार मान लिया और क्या किया, हार मानने के बाद जो है इसको मेटरनिक जो है कहाँ भेज दिया, हेलेना नामक टापू पर कि जाओ तुम वही अब मरो भूखे छटपटा के। अब समय बीतते गया, समय बीतते गया। ईस्वी आता है 1821। 1821 ईस्वी में क्या होता है, 52 साल के उम्र में 52 वर्ष के उम्र में मृत्यु हो जाता है। किसका? तो नेपोलियन का। किसका हो जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट का क्या होता है बच्चों? मृत्यु हो जाता है। अब जो है शासन किसका चलने लगा इस पर किसका चलने लगा? फ्रांस पर। थोड़ा सा जगह पे जो है ना फ्रांस में भी जो जगह था उस पर जो है शासन अब किसका चलने लगा? तो ये आपका मेटरनिक का। अब मेटरनिक क्या करता है, एक समझौता करता है जिसको कहते हैं वियना सम्मेलन। 1815 का वियना सम्मेलन। 1815 का वियना सम्मेलन करता है कौन? ये आपका मेटरनिक। तो ये करता है वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है बच्चों? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। तो राजधानी में ही कोई चीज़ होती है, जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो पटना में ही तो बढ़िया बढ़िया काम होता है, जो भी सम्मेलन हो, जो भी बैठक हो, पटना में ही होता है। तो उसी प्रकार वियना में कराया कौन? मेटरनिक। अब मेजबानी कौन किया? तो मेटरनिक ने किया। मेटरनिक मेजबानी कौन किया वियना सम्मेलन का? मेटरनिक। अब कहोगे मेजबानी का मतलब क्या होता है? मेजबानी का मतलब होता है उसको चलाना, उस चीज़ को चलाना। जैसे कोई क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है, 10 गो क्लास है, 10 टीचर में 10 क्लास में 10 गो टीचर पढ़ा रहा है, तो उस पूरे क्लास का मेजबानी कौन करा रहा है? प्रिंसिपल। तो वही मेन कौन था? ये था। और इसके साथ जो मिला हुआ देश था वो था कौन? ब्रिटेन, रूस, हंगरी, ये सब था। लेकिन खासकर यही था, ये जो है ना सामने से था, ये पीछे से था, लेकिन दुइये गोरा का नाम स्पष्ट बताया गया है। तो ये मेजबानी किया। अब जो है समझौता जब हो गया, वियना सम्मेलन हो गया, उसके बाद क्या होता है बच्चों यहाँ से शुरू होता है आतंक युग। मेटरनिक युग को ही कह दो आतंक युग। 1848 तक जो है ना, जब से बना 1815 से 1848 तक जो है ना आतंक युग चलता है। सब पर आतंक, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये सब पर जो है ना अपना अधिकार जमाने का प्रयास, यानी एकीकरण न करने देना, सब जो है शुरू करता है कौन? ये मेटरनिक। अब मेटरनिक क्या करता है आगे सबका जो है ना विरोध करता है, सबको जो है ना हराने का प्रयास, सबको अलग करने का प्रयास करता है कौन? मेटरनिक। अब थोड़ा मेटरनिक के बारे में देख लेते हैं, आखिर ये मेटरनिक था तो था कौन। तो देखो ये जो मेटरनिक जो था ना, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक जो था बच्चों चांसलर था। चांसलर कहाँ का था? ऑस्ट्रिया। जहाँ के राजकुमारी कौन थी? मैरी एंटोनी, जो लुई 16वां शादी किया था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ओके बच्चों, ये वियना सम्मेलन का मेज़बानी किया था 1815 में। किसको हराने के बाद? तो नेपोलियन बोनापार्ट को कहाँ हराया था? वाटरलू युद्ध में। कहाँ उसको भेजा? हेलेना नामक टापू से। टापू किसको कहते हैं? समुद्र से घिरा हुआ एक स्थान को टापू कहते हैं। ओके चलो, अब ये जो है ना शासन किया 1848 तक। 1848 तक। तो 1815 से लेके 1848 तक के काल को ही हम लोग कहते हैं मेटरनिक युग। तो पूछेगा क्वेश्चन कि बताओ मेटरनिक युग किसे कहते हैं? तो कहना 1815 से लेके 1848 तक के जो है ना शासन को, चाहे काल को, चाहे युग को क्या कहते हैं? मेटरनिक युग कहते हैं।
मेटरनिक युग कहते हैं। 21 विचार का था। तो ये जो बच्चों था ना, ये घोर प्रतिक्रियावादी था। कैसा था? घोर प्रतिक्रियावादी, घोर प्रतिक्रियावादी था। सब नोट्स बनाते चलना, फायदा करेगा। घोर प्रतिक्रियावादी था। बात समझ में आ गया? अब देखो, ये घोर प्रतिक्रियावादी था। अब होता क्या है मेटरनिक जो है सबको जो है ना ख़त्म करना शुरू कर दिया यहाँ से। अब यहाँ पे आगे हम लोग जो है ना देखेंगे कि इटली का एकीकरण कैसे शुरू हुआ। इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा 1830 की क्रांति, फ्रांसीसी 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति थी। तो वो अगले वीडियो में हम लोग जो है ना देखेंगे। अब इस सब को जो है नोट्स आप लोग बनाते चलिए। हम लोग इससे पहले बहुत सारे चीज़ें पढ़ लिए हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, इससे पहले जो है ना बहुत सारे हम लोग क्या किए, चीज़ें पढ़ लिए। अब कौन कौन चीज़ें पढ़ लिए उसका थोड़ा हम रिवीजन करा देते हैं, ध्यान से सुनो। हम लोग जो है ना फ्रांसीसी क्रांति 1 नंबर में पढ़ लिए, फ्रांसीसी क्रांति। 2 नंबर में हम लोग क्या पढ़े, नेपोलियन के बारे में पढ़ लिए, नेपोलियन के बारे में पढ़ लिए। 3 नंबर में हम लोग क्या पढ़े, ये इसका योगदान भी पढ़ लिए थे, योगदान, नेपोलियन और नेपोलियन का योगदान। उसके बाद मेटरनिक के बारे में पढ़ लिए, मेटरनिक के बारे में पढ़ लिए थोड़ा मोटा। उसके बाद इसके बारे में अभी और पढ़ना है। उसके बाद वियना सम्मेलन पढ़ लिए, वियना सम्मेलन। तो हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के जो है 1789 के फ्रांसीसी क्रांति ही अभी पढ़े हैं, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति। अभी हम लोग का जो है ना बाकी रह गया 1830 का फ्रांसीसी क्रांति, 1848 का फ्रांसीसी क्रांति। ये 2 चीज़ें अभी बाकी रह गया। उसके बाद जो है ना आपको शुरू होगा इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण। ओके बच्चों, तो ये जो है ना आपका अगला जो है ना पार्ट में, यानी पार्ट 3 में जो है ना आपको पढ़ाई जाएगी। 1830, 1848 और इटली का एकीकरण की शुरुआत कैसे हुआ इसको बारे में पढ़ेंगे। डीपली हम ले चल रहे हैं, बात समझ रहे हो, चैप्टर बाई पार्ट बाई पार्ट आप देखते चलो और नोट्स बनाते चलो। बात समझ रहे हो, और सब का नोट्स जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे चैप्टर खलास होने के बाद। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।